Hello and warm welcome to all of you. Today we are going to discuss contribution of Greek scholars to geographical thought. So this is a very important topic from the chapter geographical thought, evolution of geographical thought. So this will help you in various exams like UGC, NET, SET, JRF, UPSC, assistant professor, lecturer, and other competitive exams. We will start lecture series on this very chapter, that is evolution of geographical thought. You know that more than 10 questions are being asked from this chapter in various exams like NET, SET, assistant professor, and lecturer exams. So we will try to discuss each topic one by one, and today we will start from the contribution of Greek scholars. So let us start. So first we will see the chronological order of Greek scholars, क्योंकि इसमें ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि अरेंज दीज स्कॉलर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सो सबसे जो पहला ग्रीक स्कॉलर जो हम पढ़ते हैं उसका नाम था होमर. होमर के बाद थेलस आया, थेलस के बाद एनेक्सिमेंडर, उसके बाद हिकेटियस एंड हीरोडाटस, Plato and Aristotle, Eratosthenes, हिपोक्रेटस, पॉलीबियस, हिपाचरस और पॉजिडोनियस. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रीक स्कॉलर्स है और ये इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है. ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है कि अरेंज द फॉलोइंग स्कॉलर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. वहाँ पे 5 या 4 स्कॉलर्स पूछे जाते हैं. सो आपको इन सब को आपको इस सीक्वेंस में याद रखना है. आप दो दो करके इनको याद रख सके. आपको पता ही है पहला वाला था होमर, इसको अलग से याद रखो. उसके बाद थेल्स और एनेक्सिमेंडर, हिकेटस एंड हीरोडाटस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, एराटोस्थेनस एंड हिपोक्रेटस, पॉलीबियस, हिपाचस एंड पॉजिडोनियस. सो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो. ये ज़रूरी है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. तो अगर आप देखोगे जो ग्रीक स्कॉलर्स थे, ये उन्होंने बहुत सारे ब्रांच में बहुत सारी जो ब्रांच है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, उन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है. लाइक फिज़िक्स में कंट्रीब्यूट किया है, जियोग्राफी में कंट्रीब्यूट किया है, केमिस्ट्री में कंट्रीब्यूट किया है, जोलॉजी में कंट्रीब्यूट, बॉटनी और पॉलिटिकल साइंस और अदर ब्रांच में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है. जो ग्रीक सिविलाइजेशन 500 से 200 BCE तक, उसको हम गोल्डन पीरियड कहते हैं जियोग्राफिकल थॉट का. ग्रीक स्कॉलर्स ने जियोग्राफी की एक फाउंडेशन डाली एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन. उन्होंने इसको साइंटिफिक डिसिप्लिन बना दिया. जो ग्रीक स्कॉलर्स थे उन्होंने जियोग्राफी में जो थ्योरी है इसको मजबूत किया, थ्योरेटिकल बेस दिया इसको, फिलोसफिकल बेस दी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मॉडल्स डेवलप किए, कंसेप्ट्स डेवलप किए, पैराडाइम्स डेवलप किए, जो बहुत टाइम तक वेस्टर्न एकेडेमिया में चले. बहुत सारे कंसेप्ट्स इवॉल्व हुए ग्रीक ट्रेडिशन से. उस टाइम दो इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशंस थे, दो इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशंस इमर्ज हुए. एक मैथमेटिकल ट्रेडिशन जिसका फोकस था मेजरमेंट्स पे, मैपिंग पे और अर्थ शेप पे. और दूसरा था लिटरेरी ट्रेडिशन, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया प्लेसेस को, पीपल को, लोगों को, उनके कल्चर्स और फिजिकल फीचर्स को. तो इसके लिए कुछ रीजंस थे. ग्रीक स्कॉलर्स ने इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन क्यों किया? पहला जो रीज़न था, उनके पास फिलोसफिकल और साइंटिफिक एप्टीट्यूड था. वो वर्सटाइल थे, एवरी सब्जेक्ट के बारे में उनको नॉलेज थी, इंटेलेक्ट थे, बहुत जहीन थे. और एक और चीज़ थी, वो ओपन माइंडेड थे. जिस तरह फिनोशियंस की अगर आपने पढ़ा होगा, फिनोशियंस कंजर्वेटिव थे, वो अपनी बात दूसरों को नहीं बताते थे. लेकिन जो ग्रीक स्कॉलर्स थे ये ओपन माइंडेड थे. दूसरा ये था कि जो ग्रीक की लोकेशन है दैट वाज कंडक्टिव फॉर जियोग्राफिकल स्टडी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो उनकी टोपोग्राफी है, देयर वायर फ्यू रिवर्स, देयर वायर वॉल्केनिज्म और लाइमस्टोन टोपोग्राफी थी वहाँ पे. या the Greek is located in Greek is located within in
ओशनिक ये पेनिनसुला की तरफ है। सो दे वेर ये बहुत सारे फ्यूचर्स को, बहुत सारे फिनोमिनाज को ऑब्जर्व करते थे। सो इसलिए इनको जियोग्राफी में ज़्यादा दिलचस्पी थी। सो ग्रीक स्कॉलर्स ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है मैथमेटिकल और फिज़िकल जियोग्राफी में। उन्होंने कोशिश की हमेशा अर्थ की सेफेरिसिटी को प्रूव करने की, अर्थ का साइज़ कैलकुलेट करने की कोशिश की, और उन्होंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ज़रिए से वर्ल्ड मैप्स तैयार किए। उनका जो अर्ली फिज़िकल, अगर हम पहले देखेंगे फिज़िकल जियोग्राफी में उनका क्या किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस था, वो वेदर पे फोकस करते थे, टाइड्स को स्टडी करने की कोशिश करते थे, वॉल्केनिज्म को स्टडी करने की कोशिश करते थे, और नाइल फ्लड्स, डेल्टा फॉर्मेशन और स्ट्रीम इरोजन, इन फिनोमिनाज को उन्होंने स्टडी किया था। तो हम एक एक करके सबकी कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे इसमें। पहला इसमें जो था होमर। होमर को फादर ऑफ लिटरेरी जियोग्राफी कहा जाता है। लिटरेरी जियोग्राफी वो ब्रांच जियोग्राफी का है जो स्टडी करता है लिटरेचर, रिलेशनशिप ऑफ लिटरेचर विद स्पेस। सो जो होमर था ये एक वेल नोन ग्रेटेस्ट ग्रीक पोइट था। इसकी जो फेमस वर्क्स है, जो उसने फेमस वर्क्स लिखी है, इसने अपनी वर्क्स इन द फॉर्म ऑफ पोएम्स लिखी है। उन दो वर्क्स का नाम है इलियड एंड ओडेसी। ये पोएम्स जो है ये ट्रोजन वार के बारे में डिस्कस करती है, और हिस्टोरिकल जियोग्राफी, इन पोएम्स से हमें हिस्टोरिकल जियोग्राफी के बारे में पता चलता है। होमर का जो व्यू था अबाउट अर्थ, ये भी कहता था कि अर्थ जो है ये सर्कुलर है और उसके इर्द गिर्द ओशनिक वाटर है। तो हिज व्यू ऑन द अर्थ वाज सर्कुलर एंड सराउंडेड बाय ओशनिक वाटर। सिकाई को ये कहते थे, सिकाई एक सॉलिड है, कनकेव सरफेस है, और इसका जो एरिया है वो बराबर अर्थ के बराबर है, and it rests on tall pillars of Atlas mountains. होमर ने कहा था, इसका जो व्यू था अबाउट दैट, ही सेड, ये कहता था जो सन है, द सन रोज फ्रॉम एंड सेट इनटू द ओशनिक वाटर, यानी कि आफ्ताब जो है ये ओशन से चढ़ता है और ओशन में ही डूबता है। होमर ने 4 विंड्स का जिक्र किया है अपनी पोएम्स में। उन विंड्स का नाम है बोरस, यूरस, नोटस एंड जेफेरस। बोरस नॉर्दर्न विंड है, नॉर्थ की विंड जो होती है ये स्ट्रांग होती है और कूल होती है। यूरस ईस्टर्न विंड है जो ईस्ट से आती है, ये वार्म एंड जेंटल विंड होती है। नोटस साउथ स्टॉर्मी वेट विंड होती है, और जेफेरस वेस्ट ब्लेमी और डर्डेड विंड होती है। सो इसमें होमर के बारे में या ये पूछा जाता है इसकी 2 बुक्स का नाम क्या है, इसकी 2 पोएम्स का नाम क्या है। सो इसका आंसर है इलियड एंड ओडेसी। या इसका व्यू क्या था अबाउट अर्थ। सो इसका व्यू था दैट अर्थ इज सर्कुलर एंड सराउंडेड बाय ओशनिक वाटर। और ये भी कहा कभी 4 विंड्स, इसकी 4 विंड्स के नाम बताने होते हैं, या मैच द फॉलोइंग में विंड्स दी जाती है, फिर दूसरे साइड से इनके फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक साइड से बोरस और दूसरी साइड से नॉर्थ स्ट्रॉन्ग एंड कूल्ड। इसी तरह क्वेश्चन पूछते हैं नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में। उसके बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट स्कॉलर था उसका नाम था थेलस। थेलस रेजिडेंट था मिलेटस का, ये मिलेटस का रहने वाला था। ये पहला ग्रीक थिंकर था जिसने जियोमेट्रिक थॉर्म्स को यूज़ किया अर्थ की मेजरमेंट के लिए। अर्थ को मेजर करने के लिए इसने जियोमेट्रिक थॉर्म्स का यूज़ किया। इसने नियर अबाउट 6 जियोमेट्रिक थॉर्म्स दी है। फॉर एग्जांपल एक थ्योरम इसने दी है जो सेमी सर्कल का एंगल होता है वो राइट एंगल हमेशा होता है। इसी तरह जो साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एक जैसे ट्रायंगल, वो प्रोपोर्शनल होते हैं। जो डायमीटर सर्कल के बीच में जाता है वो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। या बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ये हमेशा इक्वल होती है। सो इसका भी जो व्यू था अबाउट अर्थ, ये बिलीव करता था जो अर्थ है दैट इज इट इज़ डिस्क फ्लोटिंग इन वाटर। अर्थ इज ए डिस्क दैट फ्लोट्स इन वाटर, ये इसका व्यू था। इसने पहले प्रेडिक्ट किया था सोलर इक्लिप्स मई 28 585 BC में।
तो थेल्स के बारे में यही पूछा जाता है कि जियोमेट्रिक फॉर्म्स जियोग्राफी में किसने इनिशिएट की है और इसका व्यू क्या है अबाउट अर्थ। उसके बाद थेल्स के बाद एनेक्सिमेंडर था। एनेक्सिमेंडर को फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी भी कहते हैं और इसको फाउंडर ऑफ एस्ट्रोनॉमी भी कहते हैं। सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी, इट इज़ एनेक्सिमेंडर, और फाउंडर ऑफ एस्ट्रोनॉमी भी इसे कहा जाता है। कॉस्मोलॉजी किस सब्जेक्ट को कहते हैं? दैट डील्स विद द ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो थेल्स ने ये भी कहा था कि चार जो एलिमेंट्स है, एयर, अर्थ, वाटर एंड फायर, ये लैंड फॉर्म्स को डेवलप करती है। सो इसके बाद उसने कहा कि जो थंडरिंग होती है वो जब क्लाउड्स आपस में मिलते हैं तब थंडरिंग होती है। उसने एक इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस किया था, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम था गुणोमान, which was used to measure the sun's position and time by observing the shadow cast by a vertical pole similar to sundial। इससे हम इस इंस्ट्रूमेंट से ये सन की पोजीशन और टाइम को मेजर करते थे। एनेक्सिमेंडर एनेक्सिमेंडर को क्रेडिट दिया जाता है, इसने पहला वर्ल्ड मैप एज पर स्केल बनाया था। इससे पहले जो भी मैप्स थे उनमें स्केल नहीं थी और इस मैप में इसने यूरोप को सेंटर में रखा था। एनेक्सिमेंडर का वर्ल्ड मैप हमें दिखाता है यूरोप, एशिया एंड लीबिया, और ये तीन कॉन्टिनेंट्स को these three continents are surrounded by oceanic water। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे कि थेल्स एंड एनेक्सिमेंडर को फाउंडर्स ऑफ मैथमेटिकल जियोग्राफी कहा जाता है। सो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद एक और स्कॉलर था whose name was हिकेटियस। हिकेटियस की जो इम्पॉर्टेंट वर्क है दैट इज़ नोन एज गैस पीरियड्स। सो गैस पीरियड्स का मतलब अगर हम देखेंगे इंग्लिश में इसका मतलब निकलता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। सो ये जो बुक है इट इज़ नोन एज फर्स्ट सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड। एक और बुक उसने लिखी है पेरिप्लस। पेरिप्लस बुक किसके साथ रिलेट है? इसमें इसने कोस्टल सर्वे के बारे में लिखा है, जो मेडिटेरियन सी और एजियन सी पे इसने सर्वे की थी। इस सर्वे के रिलेटेड इसने अपनी बुक में लिखा है, दैट बुक इज़ नोन एज पेरिप्लस। हिकेटियस ने अपनी वर्क को दो हिस्सों में डिवाइड किया था। जो फर्स्ट पार्ट था दैट डील्स विथ यूरोप और सेकंड पार्ट लीबिया के साथ डील करता है। हिकेटियस का भी यही व्यू था, जो अर्थ है ये सर्कुलर है और ग्रीक इसके सेंटर में है। हिकेटियस का ये बिलीव था कि जो वर्ल्ड है ये इट इज़ सराउंडेड बाय ओशनिक वाटर। He divided the landmass into two equal parts। यूरोप नॉर्थ वाले साइड को इसने यूरोप कहा और लीबिया जिसमें एशिया और अफ्रीका था वो इसके मैप में साउथ साइड में था। हिकेटियस ने ये कंसिडर किया था जो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी एक इनलैंड सी है। सो यहाँ पे भी आपको इसकी वर्क्स के बारे में याद रखना है। इसकी दो इम्पॉर्टेंट वर्क है, गैस पीरियड्स और पेरिप्लस। और दूसरा ये याद रखना है कि इसने अर्थ के बारे में कहा था, अर्थ एज अ सर्कुलर प्लेन विद क्रीक एट सेंटर। एंड थर्ड, उसने वो लैंड मास को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, यूरोप को नॉर्थ में और साउथ में इसने लीबिया रखा है जिसमें एशिया और अफ्रीका आता है। और इसने कंसिडर किया था कैस्पियन सी जो है ये एक इनलैंड सी है। उसके बाद एक और स्कॉलर है whose name is हेरोडोटस। हेरोडोटस हेरोडोटस को हम फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं। सो ये फर्स्ट ग्रीक हिस्टोरियन है और इसकी जो मास्टरपीस है, जो इसकी इम्पॉर्टेंट वर्क है, उसका नाम है द हिस्टोरीज। ये इसकी वर्क है जो हमें दिस इज़ द ओनली नोन वर्क, बाकी किताबों बाकी बुक्स के बारे में हमें पता नहीं है। सो जो ये बुक्स है इसमें इसने हिस्टोरीज में इसने डिस्कस किया है ग्रीक रोमन वार्स को। इसमें इसने जियोग्राफिकल और एथनोग्राफिकल इंफॉर्मेशन के रिलेटेड भी लिखा है।
हेरोडाटस की एक खूबी थी, ये हिस्टोरिकल इवेंट्स को जियोग्राफिकल कंटेक्स्ट में डिस्क्राइब करता था। इसने बहुत सारे फिनोमिना लाइक नील का एनुअल फ्लो इसने हिस्टोरिकली डिस्कस किया है। एंड इसका एक फेमस स्टेटमेंट है दैट ऑल हिस्ट्री शुड बी ट्रीटेड जियोग्राफिकली एंड ऑल जियोग्राफी शुड बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली। बहुत बार ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा गया है, ये किसने ये स्टेटमेंट दिया है? सो ये हेरोडाटस का स्टेटमेंट है। इसने कहा था कि जब आप हिस्ट्री को स्टडी करेंगे तो आपको साथ में जियोग्राफी को स्टडी करना है। अगर आप जियोग्राफी को स्टडी करोगे तो हिस्ट्री को भी साथ में स्टडी करना है। उसने बहुत सारे बहुत सारी ट्राइब्स के बारे में लिखा है, उनके लाइफस्टाइल के बारे में लिखा है। और दैट इज़ वाई जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो इसको एथनोग्राफर भी कहते हैं। इसका जो व्यू अर्थ के शेप के रिलेटेड था, ही यूज्ड टू से हिज व्यू वाज अर्थ शेप वाज अ फ्लैट सर्कुलर डिस्क सराउंडेड बाय ओशियनिक स्ट्रीम। सेम व्यू था कि जो अर्थ है इसकी जो शेप है ये फ्लैट है, सर्कुलर डिस्क है और इसके आउटसाइड में ओशियनिक वाटर्स है। इसने एक मेरिडियन लाइन ड्रा की थी फ्रॉम नाइल टू ईस्टर रिवर। नाइल रिवर के माउथ से इसने एक मेरिडियन ड्रॉ किया अप टू ईस्टर माउथ तक। हेरोडाटस ने नेविगेट किया था द सी ऑफ इग्जैन, जिसको हम ब्लैक सी भी कहते हैं। और हेरोडाटस की जो नॉलेज थी वो बेटर थी अबाउट ब्लैक सी देन जो इससे पहले स्कॉलर्स आए थे, उनसे बेटर ये जानते थे ब्लैक सी के बारे में। हेरोडाटस फर्स्ट जियोग्राफर है जिसने कैस्पियन सी को इनलैंड सी डिक्लेयर किया था। हेरोडाटस ने फिजिकल प्रोसेस भी स्टडी की है, जिसमें इसने एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस की डेल्टा कैसे बनता है, जैसे इसने एग्जांपल दी है नाइल रिवर डेल्टा की या मिंडर रिवर डेल्टा की। इसने कहा कि जब एक डेल्टा बनता है ये रिवर डिपोजिशन से बनता है। जब रिवर की स्पीड कम होती है तो सिल्ट डिपॉजिट करता है, उसकी वजह से डेल्टा बनता है। हेरोडाटस ने एक फेमस स्टेटमेंट दिया था, इजिप्ट इज़ द गिफ्ट ऑफ रिवर नाइल। तो ये पहला स्कॉलर है जिसने वर्ल्ड को 3 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया था, यूरोप, एशिया और लीबिया। इसने रॉयल रोड के बारे में लिखा है, वो उसका जो ओरिजिन था सारदिस से और अप टू सूसा, जिसमें कारवनसराइज थी, रेस्ट हाउसेज जिनको कहते हैं। और इसकी जो लेंथ थी वो 13,500 स्टेडिया, या अगर हम माइल्स में इसको कन्वर्ट करेंगे 1350 माइल्स इस रोड की लेंथ थी। इसने 5 ओसिस सहारा डेजर्ट में मेंशन किए हैं हेरोडोटस ने। ओसिस उस एरिया को कहा जाता है जहाँ पे डेजर्ट में पानी हो, जो फर्टाइल रीजन होता है। इन ओसिस का नाम था ओमोनियम सिवा, ओमोनियम को सिवा भी कहते हैं, ओगीला, गारमेंटीज, एट्रेंटिस एंड एटलांटिस। सो हेरोडाटस का कंट्रीब्यूशन, एक तो इसको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, दूसरा इसने नाइल रिवर के बारे में बहुत कुछ लिखा है। सेकंड फेमस स्टेटमेंट दिया है, ऑल जियोग्राफी शुड बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली एंड ऑल हिस्ट्री शुड बी ट्रीटेड जियोग्राफिकली। इसने ट्राइब्स या उनके लाइफस्टाइल के बारे में लिखा है, दैट इज़ वाई इसको इथनोग्राफर भी कहते हैं। एक और चीज़ जो इसने अर्थ शेप के बारे में कहा है कि ये फ्लैट है, सर्कुलर डिस्क है और इसके आसपास ओशियनिक वाटर है। इसने एक मेरिडियन लाइन ड्रा की थी फ्रॉम नाइल माउथ टू ईस्टर माउथ। हेरोडोटस ने ब्लैक सी के बारे में बहुत कुछ लिखा है और इसकी नॉलेज ब्लैक सी के रिलेटेड एक्यूरेट थी एज कम्पेयर टू अदर स्कॉलर जो इससे पहले आए थे। हेरोडाटस फर्स्ट जियोग्राफर है जिसने कैस्पियन सी को इनलैंड सी कहा है और इसने फिजिकल प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है कि डेल्टा कैसे बनता है, जिसमें इसने एग्जांपल दी थी नाइल वैली डेल्टा और मिंडर रिवर डेल्टा की। और उसने कहा था डेल्टा आर फॉर्म ड्यू टू रिवर डिपोजिशन
इसका एक फेमस स्टेटमेंट है, इजिप्ट इज़ द गिफ्ट ऑफ रिवर नाइल। इसने वर्ल्ड को डिवाइड किया था 3 कॉन्टिनेंट्स में, यूरोप, एशिया एंड लीबिया। उसने रॉयल रोड के बारे में लिखा है, फ्रॉम दैट स्टार्ट्स फ्रॉम सारदिस टू सूसा। उसकी जो लेंथ इसने डिस्कस की थी 13,500 स्टेडिया। और इसने 5 ओसिस सहारा डेजर्ट में डिस्कस किए हैं, जिनमें इसने अमोनियम, ओगीला, गैरमेंटीज, एट्रेंटिस और एटलांटिस के बारे में लिखा है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलर जियोग्राफी के थे, हुज नेम वाज एराटोस्थेनस। एराटोस्थेनस को हम फादर ऑफ जियोग्राफी कहते हैं, क्योंकि इसने पहले जियोग्राफी टर्म कॉइन की थी। जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स डिस्कोर्स और डिस्क्रिप्शन। सो एराटोस्थेनस जो है ये फर्स्ट साइंटिफिक जियोग्राफर है जिसने अर्थ की जो इक्वेटर है उसकी लेंथ को एक्यूरेटली डिटरमाइन किया है, और इसने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का सिस्टम डेवलप किया है। एराटोस्थेनस ने फर्स्ट एक्यूरेट मैप बनाया है बेस्ड ऑन साउंड प्रिंसिपल्स, यानी कि मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स के बेस पे इसने फर्स्ट मैप एक्यूरेट मैप डेवलप किया। एराटोस्थेनस एक लाइब्रेरी में काम करते थे जो अलेक्जेंड्रिया में थी, इजिप्ट में थी। वहाँ पे ये एज ए चीफ लाइब्रेरियन काम करते थे, और उस टाइम पे ये पोस्ट सबसे एस्टीम्ड, सबसे बड़ा एकेडमिक पोजीशन मानी जाती थी। एरिस्टोटल ने जो व्यूज़ थे अबाउट अर्थ वो बराबर ऐसे ही थे जैसे एरिस्टोटल और यूक्लिड के व्यूज़ थे। इसका भी कहना था जो अर्थ है ये स्फीयर है, यूनिवर्स के सेंटर में है, और जो भी प्लैनेट्स, अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ जो है वो इसके इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें सन और मून का भी जिक्र इसने किया था। एरिस्टोटल जो है इज़ फेमस, ये मशहूर है एक, क्योंकि इसने अर्थ का जो इक्वेटर का सरकमफ्रेंस था ये इसने पहली बार मेजर किया था। सो ही इज़ रिनाउंड फॉर हिज एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ अर्थ्स इक्वेटर सरकमफ्रेंस। और इसमें इसने एक एपैरेटस इस्तेमाल किया था, जिस एपैरेटस का नाम था गुनुमान। गुनुमान पहले एनेक्सिमेंडर ने इंट्रोड्यूस किया था। सो एराटोस्थेनस is famous for the measurement of Earth's equator circumference। इसने 2 ऑब्जर्वेशंस की थी सन की पोजीशन की। एक इसने सीन आसमान से किया था जहाँ पे सन where the sun was directly overhead at summer solstice, और दूसरा इसने अलेक्जेंड्रिया से किया था। सो एरिस्टोस्थेनस ने उसके बाद एंगल कैलकुलेट किया। उसने इसमें थेल्स की थ्योरम यूज़ करके एंगल कैलकुलेट किया, और उस जो उसने आर्क डाली थी बिटवीन सीन एंड अलेक्जेंड्रिया, दैट वाज अबाउट 1/50 ऑफ अर्थ्स सरकमफ्रेंस। उसके बाद उसने जो एस्टिमेट डिस्टेंस की थी सीन और अलेक्जेंड्रिया के बीच वो 500 माइल्स की थी, एंड इसने उसके बाद इसने इसको मल्टीप्लाई किया 50 से, और इसका जो अर्थ का सरकमफ्रेंस आया वो 25,000 माइल्स आया। सो ये उसने प्रोसीजर किया था। उसने थेल्स की थ्योरम यूज़ करके 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स से इसने एंगल मेजर किया और उनकी डिस्टेंस मेजर की, और वहाँ से इसने अर्थ का सरकमफ्रेंस कैलकुलेट किया, दैट वाज 25,000 माइल्स। और ये जो अर्थ का सरकमफ्रेंस इसमें थोड़ा सा एरर आया, क्योंकि इसने अर्थ को एक परफेक्ट स्फीयर माना इंस्टेड ऑफ ओब्लेट स्फेरॉइड। दूसरी चीज़ जो दूसरी गलती उसने की, दैट जो डिस्टेंस थी सीन और अलेक्जेंड्रिया के वो थी 453 माइल्स, इसने 500 माइल्स ली। लेकिन फिर भी इसकी कैलकुलेशन को हम एक्यूरेट कहते हैं, क्योंकि उस टाइम के इंस्ट्रूमेंट्स और उस टाइम के जो इनएक्यूरेसीज थी इंस्ट्रूमेंट्स में या मेजरमेंट्स में,
उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसने एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की थी। बिकॉज अगर हम देखेंगे एक्यूरेट मेजरमेंट से ये ओनली 140 माइल्स पीछे रह गया। सो इसका जो मेजरमेंट था वो मोर और लेस एक्यूरेट ही था। उसके बाद उसने सन की डिस्टेंस ऑफ द सन और मून की भी कैलकुलेट करने की कोशिश की, लेकिन वो कैलकुलेशंस इनएक्यूरेट थी। उसने गुणमान को यूज़ किया लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को ड्रा करने के लिए। एरिस्टोस्थेनेस को हम फाउंडर ऑफ जियोडेसी कहते हैं। इसने मेरिडियंस ड्रा किए बहुत सारी लोकेशंस के लिए। एरिस्टोस्थेनेस का बिलीफ था कि जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड वेस्ट से ईस्ट साइड तक ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ एंड साउथ। सो इसने जो हैबिटेबल वर्ल्ड है, ये इसने कहा था ये एक्सटेंड सेपरेट्स फ्रॉम थ्यूल टू टेट्राबोन एंड फ्रॉम अटलांटिक ओशन टू बे ऑफ बंगाल। एरिस्टोस्थेनेस ने बुक में डिस्क्राइब किया था यूकमीन, यानी कि इनहेबिटेड अर्थ। इन यूकमीन वो रीजन होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन है। उसने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, यूरोप, एशिया एंड लीबिया। सो इसने 5 क्लाइमेटिक जोन्स का कंसेप्ट दिया। उसमें इसने कहा था 1 टॉरेड जोन जो कि इक्वेटर के आसपास होता है, उसके बाद 2 टेम्परेट जोन्स and 2 frigid zones. 2 frigid zones are found near north, one found near North Pole and other near South Pole. और टॉरिड और फ्रिजिड जोन के दरमियान जो जोन है दैट इज़ नोन एज टेम्परेट जोन। So torrid zone was believed to be 48 degrees of whole circumference. So 48 degrees यानी कि 24 degrees north और 24 degrees south of equator जो रीजन है उसको टॉरिड जोन भी कहते हैं। तो एरिस्टोस्थेनेस का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है सब्जेक्ट ऑफ जियोग्राफी में। ये फर्स्ट साइंटिफिक जियोग्राफर थे। जियोग्राफर इसको कहा जाता है। इसने लेंथ ऑफ इक्वेटर मेजर की है। इसने कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स डेवलप किए हैं। इसने पहला एक्यूरेट मैप बनाया है बेस्ड ऑन साउंड प्रिंसिपल्स। ये चीफ लाइब्रेरियन था लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया में, जो उस टाइम की हाईली एकेडमिक पोजीशन मानी जाती थी। इसने अर्थ के बारे में कहा है अर्थ एज अ स्फीयर ऑफ द अर्थ एक स्फीयर है, यूनिवर्स के सेंटर में है और जो तमाम बॉडीज़ है प्लैनेटरी बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज़, वो इसके इर्द गिर्द घूमती है। एरिस्टोस्थेनेस मशहूर है क्योंकि इसने अर्थ इक्वेटर का जो सरकमफ्रेंस है उसने वो मेजर किया था बाय यूजिंग गुणमान। सो इसने इसमें थेलस थ्योरम यूज़ करके इसको मेजर किया था और इसकी जो कैलकुलेशन थी वो अबाउट 25,000 माइल्स थी। इसने कहा था जो अर्थ है ये एक परफेक्ट स्फीयर है। सो इंस्टेड ऑफ ओब्लेट सेफराइड इसने माना था। और दूसरी चीज़ जो इसने लेंथ ऑफ द रोड बिटवीन सीन एंड अलेक्जेंड्रिया मेजर की थी वो 500 माइल्स ली थी, बट एक्चुअली वो थी 453 माइल्स। लेकिन इसके बावजूद भी इसकी जो कंट्रीब्यूशन है इसको बहुत ज़्यादा समझा जाता है सब इन द सब्जेक्ट ऑफ जियोग्राफी। और इसने कोशिश की थी डिस्टेंस मेजर करने की सन और मून की, लेकिन वो इनएक्यूरेट कैलकुलेशंस थे। एरिस्टोस्थेनेस को फादर ऑफ जियोडेसी भी कहते हैं। सो उसने उसका ये बिलीव था कि जो वर्ल्ड है ये ज़्यादा है वेस्ट टू ईस्ट, इसकी एक्सटेंशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ एंड साउथ। और इसने हैबिटेबल वर्ल्ड को एक्सटेंड किया था थ्यूल से टेट्राबोन तक और अटलांटिक ओशन से बे ऑफ बंगाल तक। इसने अपनी बुक में यूकमीन डिस्क्राइब किया है, इनहेबिटेड अर्थ डिस्क्राइब किया है, और जो एक्सटेंट होती है यूरोप, एशिया एंड लीबिया से। और 5 क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में इसने लिखा है 1 टॉरिड, 2 टेम्परेट एंड 2 फ्रिजिड जोन्स। और इसने कहा था जो टॉरिड जोन की एक्सटेंशन है इट इज़ 48 डिग्रीज 24 डिग्रीज नॉर्थ और 24 डिग्रीज साउथ ऑफ इक्वेटर। तो एरिस्टोस्थेनेस की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है जियोग्राफी में, और इसकी कंट्रीब्यूशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
सो इसके बाद एक और स्कॉलर था, उसका नाम था हिपाचरस। हिपाचरस एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर था, मैथमेटिशियन था, जियोग्राफर था। उसको फाउंडर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। और हिपाचरस is famous for discovering equinoxes in geography. So Hipparchus को first point आपको याद रखना है कि he is the founder of trigonometry. Second is he is known for discovering equinoxes. दूसरा point उसने calculate किया था, he calculated the length of the year to within 6.5 minutes. और इसने एक कैटलॉग बनाई थी, स्टार फर्स्ट नून स्टार कैटलॉग इसने बनाई थी। तो सेकंड पॉइंट यही याद रखना है कि हिपाचरस ने पहली स्टार कैटलॉग डेवलप की थी। हिपाचरस एराटोस्थेनस की जब डेथ हुई उसके बाद लाइब्रेरियन ऑफ अलेक्जेंड्रिया बना हिपाचरस। तो उसने उसकी पोजीशन ली। सो ही इज़ फेमस फॉर द, इसने जोर दिया था लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के रिलेटेड, और इसने एडवांस्ड साइंटिफिक कार्टोग्राफी में काम किया है। हिपाचरस फर्स्ट Hipparchus was the first to specify longitudes and latitudes and divided the world into climata. इसने वर्ल्ड को क्लाइमेटा में डिवाइड किया है, यानी कि बेल्ट ऑफ लैटिट्यूड्स में पहली बार डिवाइड किया है। ये हिपाचरस ने सर्कल को 360 डिग्रीज में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन एसेरियन अर्थमेटिक। ये बहुत बार पूछा गया है कि हु हैज़ डिवाइडेड द सर्कल इनटू 360 डिग्रीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ हिपाचरस। हिपाचरस ने सर्कल को 360 डिग्रीज में डिवाइड किया है। इसने ही आइडेंटिफाइड द इक्वेटर एज अ ग्रेट सर्कल एंड मेरिडियंस एज कन्वर्जिंग ग्रेट सर्कल्स एट द पोल्स। इसने कहा था जो इक्वेटर है, इक्वेटर को इसने ग्रेट सर्कल आइडेंटिफाई किया, और जो मेरिडियंस है वो पोल्स के पास, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास कन्वर्ज होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं। इसने एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया था, इन्वेंट किया था। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम था एस्ट्रोलैब, जिससे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स मेजर किए जाते हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट जो था एस्ट्रोलैब, ये एक्यूरेट था एज कंपेयर टू गुणोमान। और इसको सीज में भी, समंदर में भी इस्तेमाल किया जाता है। हिपाचरस इज़ क्रेडिटेड विथ, इसने कन्वर्ट किया था, इसको क्रेडिट मिलता है क्योंकि इसने 3 डायमेंशनल सेफियर को कन्वर्ट किया था 2 डायमेंशनल प्लेन में। उसने इसमें 2 प्रोजेक्शंस यूज़ की थी, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। उसके बाद आया था पॉसिडोनियस ग्रेटेस्ट पॉलीमैथ ऑफ हिज, इसको ग्रेटेस्ट पॉलीमैथ इसको कहते हैं जिसको डिफरेंट सब्जेक्ट्स की नॉलेज होती है। इसको ग्रेटेस्ट पॉलीमैथ कहा जाता है उस एज का। उसने अर्थ का सरकमफ्रेंस कैलकुलेट किया है, लेकिन जो इसके फिगर्स आए थे, मेजरमेंट जो इसका आया था वो कम आया था एज कंपेयर टू एरिस्टोस्थेनस। और ये बिलीव करता था, इसका भी बिलीव था कि जो इक्वेटल रीजन्स है वो अनइनहेबिटेबल है, यानी कि वहाँ पे पॉपुलेशन, वहाँ पे लोग नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ पे हीट ज़्यादा है। और ये भी इसने नोट किया था कि सब ज़्यादा टेम्परेचर्स रिकॉर्ड होते हैं सब ट्रॉपिकल जोन्स में, इक्वेटर पे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं होता है। तो ही बिलीव्ड दैट इक्वेटर रीजन्स वर uninhabitable due to heat, noting the high temperatures were in subtropical zones, not at the equator. पॉजिडिनस, इसने इन्वेस्टिगेशन की है हाउ टाइड्स आर फॉर्म, टाइड्स कैसे बनते हैं, और इसने सी डेप्थ मेजर की है एट सार्डिनिया। इसका जो पॉइंट नंबर 3 है दैट इज़ he believed that equator regions were uninhabitable due to heat। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका। और जो इसने काज ऑफ टाइड्स इसने इन्वेस्टिगेट की है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद था प्लेटो। प्लेटो की अगर हम देखेंगे,
प्लेटो इज़ फेमस फॉर मास्टर ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग के का मास्टर इसको कहा जाता है। डिडक्टिव रीजनिंग वो रीजनिंग होती है जहाँ से हम जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं, और इसको क्रेडिट दिया जाता है। ही इज़ क्रेडिटेड एज द फर्स्ट स्कॉलर जिसने कहा था अर्थ इज़ राउंड एंड एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। अर्थ जो है ये गोल है एंड एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, जिसको हम हीलियोसेंट्रिक अप्रोच कहते हैं। और जो तमाम जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है ये इसके इर्द गिर्द घूमती है। सो ही इज़ क्रेडिटेड to propose that earth is round and at the center of universe with celestial bodies revolving in circular motion। उसके बाद जो लास्ट स्कॉलर है दैट इज़ अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने कहा था कि जो सेंसरी ऑब्जर्वेशंस है दे आर नॉट अलोन, सेंसरी ऑब्जर्वेशंस डू नॉट अलोन प्रोवाइड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस। सो जो सेंसरी ऑब्जर्वेशंस है ये अकेले हमें साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस नहीं दे सकती है। इसने फॉर्मुलेट किया था फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। ये इंडक्टिव रीजनिंग पे बिलीव करता था, और जो इसकी मेन बुक है, मेन वर्क है, उसका नाम है मेटीरियोलॉजिका। ये इम्पॉर्टेंट है। उसकी मेन वर्क है एरिस्टोटल की जो मेन बुक है उसका नाम है मेटीरियोलॉजिका, जिसमें इसने बहुत सारे फिनोमेनाज लाइक रेन, क्लाउड्स, हेल, विंड्स, थंडर और इवन वाटर साइकिल भी इसमें इसने एक्सप्लेन किया है। एरिस्टोटल भी एग्री करता था जो अर्थ है ये स्फेरिकल है, लेकिन हमें एक्सप्लेनेशंस ढूंढनी है उसकी शेप के रिलेटेड, यानी कि ही बिलीव दैट अर्थ इज स्फेरिकल एंड सॉट एक्सप्लेनेशन फॉर इट्स शेप। ये कहता था कि हमें इसकी शेप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसने ह्यूमन जियोग्राफी में कंट्रीब्यूट किया है, और इसने 3 जोन्स दिए हैं बेस्ड ऑन हैबिटेबिलिटी। हैबिटेबिलिटी के रिलेटेड इसने 3 जोन्स दिए हैं। टॉरिड जोन जो इक्वेटर के नज़दीक है, फ्रिजिड जोन जो पोलर रीजन्स के आसपास है, परमानेंटली फ्रोजन जोन है, और टेम्परेट जोन जो इन बिटवीन फ्रिजिड और टॉरिड जोन है। इसने कहा था जो टॉरिड जोन है ये इसने इसको कंसिडर किया था अनइनहेबिटेबल, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं, सो एज अ रिज़ल्ट पीपल डू नॉट प्रेफर टू लिव देयर। इसी तरह इसने फ्रिजिड जोन में कहा ये परमानेंटली फ्रोजन जोन है, और इसने ये भी कहा था कि ये भी अनइनहेबिटेबल है। और उसके बाद इसने टेम्परेट जोन कहा है, ये जोन बिटवीन फ्रिजिड और टेम्परेट जोन के दरमियान, जो फ्रिजिड और टॉरिड जोन के दरमियान जो जोन है इसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं। और ये एरिया है, इट इज़ द हैबिटेबल एरिया वायर अर्थ्स पॉपुलेशन लिव, जहाँ पे अर्थ की जो पॉपुलेशन है वो रहती है, एंड इट इज़ लोकेटेड बिटवीन टॉरिड एंड फ्रिजिड जोन। सो एज पर एरिस्टोटल only temperate zone is habitable area। So this is all about the contribution of Greek scholars। यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट पॉइंट्स किए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे MCQs पूछे गए हैं आज तक UGC नेट सेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर के एग्ज़ाम्स में, और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी इन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है ग्रीक कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक स्कॉलर्स इन जियोग्राफी। और मुझे उम्मीद है कि आपको यू हैव अंडरस्टूड ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। और इसमें क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस भी आपको याद रखनी है जो मैंने पहले स्लाइड में ही डिस्कस किया है। एंड थैंक यू very much for watching my video। do subscribe and like my videos। और जब आप सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिली। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जियोग्राफिकल थॉट जो सब्जेक्ट है इसको हम लेक्चर बाय लेक्चर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें तकरीबन
10 to 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नेट में भी पूछे जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. सो आई होप you have better understood this video. Thank you again, thank you again, and for watching my videos. We will meet again in the next video where we will discuss contribution of Romans in geography. Thank you very much.